गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं साइंस और साइंस टैग के प्रश्नों पर, जो करंट से रिलेटेड होगी। इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के लिए भी और यूपीएससी सिविल सेवा के लिए भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या क्या हो सकता है इनमें। जल्दी सूर्योदय और देर से सूर्यास्त का होना, टिमटिमाते हुए तारे या आकाश में तारों का टिमटिमाना, और आकाश में इंद्रधनुष। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और रेनबो इन द स्काई। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव। ये 10th में पढ़ा होगा आपने स्कूल में। तो ये तीनों की तीनों घटनाएं जो हैं वो प्रकाश के अपवर्तन से हो सकती हैं। रेनबो इन द स्काई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट। तो डी है इसका आंसर 1 2 3। देखिए, अपवर्तन होता क्या नहीं, रिफ्रैक्शन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। देखिए, प्रकाश तरंगे जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम से गुजरती हैं, एक पारदर्शी माध्यम में दूसरे पारदर्शी माध्यम से गुजरती हैं, तो वे अपवर्तित होती हैं, क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में जो है भिन्न होती है। और अपवर्तन के उदाहरणों में शामिल क्या क्या है, टिमटिमाते हुए तारे, आकाश में इंद्रधनुष, जल्दी सूर्योदय का होना और देर से सूर्यास्त होना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्रोनोस कभी कभी खबरों में होता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रैनसमवेयर है, मेलवेयर है, ट्रोजन है, या सेलुलर वायरस है, क्या है। क्रोनोस एक मेलवेयर है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। तो देखिए, मेलवेयर क्रोनोस, एक ब्रिटिश साइबर सुरक्षा खोजकर्ता को क्रोनोस नामक मेलवेयर विकसित करने के लिए दोषी ठहराया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि शोधकर्ता ने बैंकिंग संबंधी जानकारियां चोरी करने के उद्देश्य से मेलवेयर विकसित किया था। ठीक है, जल्दी अमीर बनना चाह रहा होगा। लेकिन मजे की बात यह है कि यह वही शोधकर्ता है जिसे वन्नाक्रे वायरस को रोकने का तरीका खोजने के पश्चात काफ़ी सराहा गया था। ठीक है, तो बी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अच्छा, वन्नाक्रे वायरस एक क्रिप्टो करेंसी वेयर था, जिसे वन्नाक्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस वायरस ने मई 2017 में भारत सहित 150 देशों के हजारों कंप्यूटरों को प्रभावित किया था। क्रोनोस की बात करें तो क्रोनोस एक प्रकार का ट्रोजन है। ट्रोजन आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से भेजे जाते हैं, जो एक बार डाउनलोड होने के बाद हमलावरों को वित्तीय डेटा, ईमेल और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी पर निगरानी रखने और चोरी करने की जो है एक्सेस उसको दे देते हैं, स्वतंत्रता उसको दे देते हैं। हमलावर कौन है, जो इसको भेज रहा है। ठीक है, और पिसा कौन, जिसका ईमेल और पासवर्ड चोरी हो गया, जिसको हैक बोलते हैं, उसका वित्तीय डेटा चोरी हो गया। क्रोनोस पहली बार वर्ष 2014 में एक रूसी भूमिगत मंच पर ऑनलाइन दिखाई दिए। अब एक प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना या दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र की गहराई में जल का रंग जो नीला हो सकता है। नीचे देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, कलर से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, स्विमिंग पूल के पानी का नीला दिखाई देना, समुद्र की गहराई में जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो सारे के सारे प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होने वाले उदाहरण भी है इसका आंसर। तो प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होती है, जब ऊर्जा तरंगे कौन कौन सी, जैसे कि प्रकाश, ध्वनि तथा विभिन्न विद्युत तरंगे किसी ऐसे माध्यम से गुजरती हैं जिसमें धूल अथवा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है।
ठीक है, उनके द्वारा प्रकाश जो होता है, जो लाइट होती है, वो सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अतः अच्छा, पृथ्वी के वातावरण में अनेक सूक्ष्म कण कौन कौन से हैं? वो धुआं, पानी की बूंदें और धूल। ठीक है, देखिए, जब प्रकाश की तरंगें इन सूक्ष्म कणों से टकराती हैं तो किरण पुंज चमकने लगता है और यह प्रकाश इन सूक्ष्म कणों से परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है। इन सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, परावर्तित किरणों का रंग जो है वो परावर्तित कणों के आकार पर निर्भर करता है। बहुत छोटे कण मुख्यतः नीले रंग में प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है, जबकि बड़े आकार के कण बड़े तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। आकाश का नीला होना या दिखाई देना, समुद्र की गहराई में जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना या होना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजय निम्नलिखित में से कौन स्टाइरिन गैस का स्रोत है? स्टाइरिन जो कि बेंजीन का एक यौगिक है, तो सिगरेट के धुएं से तो जरूर निकलेगी। यूपीपीसीएस प्रश्न कर चुकी है 16 में। ये सिगरेट के धुएं से क्या क्या निकलता है? बेंजीन निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, वाहनों से निकलने वाला धुआं यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी हो जाएगा इसमें। फल और सब्जियां, ये भी हो जाएंगे। तो तीनों के तीनों हो गए, यानी तीनों किसमें इस बार? ऑप्शन नंबर ए में। यूपीपीसीएस में ये चीज़ चेंज हो रही है अब। जैसे यूपीएससी में अभी तक अगर डी वाला स्टेटमेंट मतलब उपरोक्त सभी अगर आंसर है तो डी में रहता है वो, लेकिन यूपीपीसीएस क्या कर रही है, कभी यहाँ डालती है अभी में, कभी सी में, तो इसको देखना जरूरी है। तो स्टाइरिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुसूत्र क्या है? C8H8। और ये बेंजीन का यौगिक है, बेंजीन C6H6 है। और इसे कारखानों में तरल के रूप में संग्रहित किया जाता है, परंतु यह आसानी से वाष्पित हो जाता है और इसे 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना पड़ता है। स्टाइरिन की बात करें तो वाहन तथा सिगरेट के धुएं से, फलों एवं सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। तो ए स्टेटमेंट सही है। देखिए, यह एक ज्वलनशील तरल है जिसका उपयोग पॉलीस्टाइरिन, प्लास्टिक, ग्लास, फाइबर ग्लास, रबर और लेटेक्स के निर्माण में किया जाता है। घर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने संपर्क क्षेत्र से स्वतंत्र होता है। यह दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो घर्षण बल दो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है, तो दूसरा वाला करेक्ट है। यह संपर्क बल का संपर्क पृष्ठों के अनुदैर्ध्य घटक है। देखिए, घर्षण जो है दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक और गतिज। स्थैतिक घर्षण आसन आपेक्ष गति का विरोध करता है और गतिज घर्षण वास्तविक आपेक्ष गति का विरोध करता है। वे संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल से स्वतंत्र है, तो पहला वाला भी करेक्ट है। पहले भी चर्चा की है हमने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पर। देखिए, इस योजना के तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। और मत्स्य संपदा योजना का आदर्श वाक्य है मत्स्य क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन करना। क्या मछुआरों को बीमा कवर है मत्स्य संपदा योजना में? बिल्कुल है, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरे बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा जैसे विभिन्न लाभों के पात्र हैं। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का आदर्श वाक्य मत्स्य क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 5G नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, यह एक नया नेटवर्क है जिसे सिंगल हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नेटवर्क की विलंबता गति को बढ़ाएगा और यह मशीन टू मशीन संचार को और सुविधाजनक बनाएगा। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, 5G नेटवर्क सिंगल हाई फ्रिक्वेंसी बैंड पर नहीं बल्कि बैंड 3 पर काम करता है। ये गलत है पहला स्टेटमेंट। नेटवर्क की विलंबता को बढ़ा देगा तो फायदा क्या हो गया उसका?
कनेक्टिविटी कैसे होगी, कनेक्ट नहीं होगा तो फिर इंटरनेट कैसे चलेगा। नेटवर्क की विलंबता गति को कम कर देगा, बहुत कम कर देगा, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। यह मशीन टू मशीन संचार को सुविधाजनक बनाएगा, है तीसरा वाला जो स्टेटमेंट केवल सही है यहाँ पर, तो ए है इसका आंसर। यूपीएससी सिविल सेवा के फेवरेट होते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5G नेटवर्क के बारे में बात करें तो 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G 2G 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। ठीक है, जितने मेट्रोपॉलिटन है भारत में तो 5G सेवा शुरू कर दी गई है वहाँ पर। देखिए 5G जो है वो 3 बैंड पर काम करता है, ठीक है, यानी लो मिड और हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पर, जिनमें सभी के अपने उपयोग और सीमाएं हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट था अपना, 5G विलंबता को भी कम करेगा, यानी एक नेटवर्क द्वारा प्रतिक्रिया देने में लगने वाला जो समय होता है उसको कम करेगा, जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, तो दूसरा वाला गलत है, विलंबता को कम करेगा न कि बढ़ाएगा। क्योंकि मशीन टू मशीन इंटरेक्शन में जो है 5G मशीन टू मशीन संचार की सुविधा में और वृद्धि करेगा, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की नींव है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट PDF आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। आदि महोत्सव किसकी पहल है? नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, याद रखिएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ट्राइफेड। अब आंसर ट्राइफेड की फुल फॉर्म के साथ नहीं पूछेगा, ट्राइफेड क्या है, क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, ये भी पता होना चाहिए। तो आदि महोत्सव किसकी पहल है? ट्राइफेड की पहल है। और ट्राइफेड का पूर्ण रूप क्या है? आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ। तो आदि महोत्सव आदिवासी कारीगरों, शिल्पकारों और महिलाओं को बड़े मेट्रो शहरों तथा राज्यों की राजधानियों से सीधे बाजार से जोड़ता है। यह ट्राइफेड की एक पहल है, यानी आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ। देखिए आदि महोत्सव कार्यक्रम शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव की थीम पर आयोजित किया जाता है। और ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य क्या है? देश के आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? हाल ही में न्यूज़ में रहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। यह पश्चिमी भारत में स्थित गांव के पश्चिमी सीमा पर स्थित गांव के विकास का ढांचा है। उत्तर भारत के सीमावर्ती गांव को विकसित करने का ढांचा है, या दक्षिण भारत के तटीय गांव को विकसित करने का ढांचा है, क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यह उत्तर भारत के, ठीक है, उत्तर भारत में सीमावर्ती गांव को विकसित करने का ढांचा। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत को हटा दीजिए। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तर में सीमावर्ती गांवों को विकसित करने और ऐसे सीमावर्ती गांव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई थी। तो कब तक करना है? ये 25-26 तक करना है। और इसमें कौन कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत में ये तो आते हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भी है इसमें। इन राज्यों के सीमावर्ती गांवों का विकास करना। 10वां प्रश्न है, बेलगार्ड 1 और बेलगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है। जैव उर्वरकों के उत्पादन के संदर्भ में, पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के उत्पादन के संदर्भ में, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में, या फसली पौधों के क्लोनल प्रवर्धन के संदर्भ में। बेलगार्ड 1, बेलगार्ड 2 यह है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में। फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन। तो बेलगार्ड 1 और बेलगार्ड 2, या वालगार्ड 1 और वालगार्ड 2, ठीक है, यानी कीट प्रतिरोधी कपास को पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण कपास के रूप में विश्व भर में उत्पादित किया जाता है। और बेलगार्ड 1 कपास जो है एक कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसल है।
तो है क्या ये? आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। गुणसूत्रों के संबंध में यानी क्रोमोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने क्रोमोसोम होते हैं मानव में? 46। और जोड़ में पूछ ले तो 23 जोड़े। एक नंबर में पूछ लेता है इसको। तो पहला स्टेटमेंट है, केंद्रक में वंशानुक्रम की सूचना वाले गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक में वंशानुक्रम यानी इनहेरिटेंस की सूचना वाले गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल होते हैं, करेक्ट है स्टेटमेंट। जब कोई कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्रों में व्यवस्थित हो जाता है। ये भी सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ करेक्ट हो गए, सी है इसका आंसर। देखिए, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं यानी न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम, जो छड़ के आकार की संरचनाओं के रूप में तभी दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। गुणसूत्र में डीएनए अणुओं के रूप में वंशानुगत लक्षणों की सूचना होती है, और गुणसूत्र जो है यानी क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। डीएनए अणुओं में कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी होती है। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। अगर 11th और 12th में बायोलॉजी होगी तो आराम से समझ सकते हो इस चीज़ को, ठीक है, वरना आप समझ लीजिए। देखिए, विभाजित होने वाली कोशिकाओं में डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद होता है। जब भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो क्रोमेटिन गुणसूत्रों में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो दूसरा वाला करेक्ट है। माइक्रो एलईडी यूपीएससी का फेवरेट प्रश्न आ गया। इसके संबंध में विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, ये एलईडी स्वयं प्रदीप्त डायोड हैं, जिसका अर्थ है कि जब विद्युत प्रवाह उनके माध्यम से गुजरता है तो वे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो जलेगी, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। माइक्रो एलईडी डिस्प्ले आमतौर पर गैलियम नाइट्राइड जैसे अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये भी सही है, ठीक है। दो है, दो मतलब सी है इसका आंसर। दोनों के दोनों करेक्ट है। तो माइक्रो एलईडी स्वयं प्रदीप्त डायोड हैं, जिसका अर्थ है कि जब एक विद्युत प्रवाह उनके माध्यम से गुजरता है तो वे एक अलग बैकलाइट या प्रकाश स्रोत के बिना प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो पहला वाला करेक्ट है। दूसरा भी करेक्ट है, क्योंकि ओएलईडी डिस्प्ले के विपरीत माइक्रो एलईडी डिस्प्ले अकार्बनिक सामग्री जैसे गैलियम नाइट्राइड का उपयोग करते हैं, और ये सामग्री उच्च मानक दक्षता और स्थायित्व सहित कई लाभ प्रदान करती है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू वायरस 4 प्रकार के होते हैं। इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा ए वायरस को 2 प्रकार के प्रोटीन HA और NA के आधार पर उप प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए तो जरा। इन्फ्लुएंजा 4 प्रकार के, 3 प्रकार के? इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस 4 प्रकार के होता है, ABCD, और दूसरा वाला भी सही है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा हाल ही में न्यूज़ में है। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे बर्ड फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, एक संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करती है और कभी कभी मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकती है। इन्फ्लुएंजा वायरस 4 प्रकार के होते हैं, इन्फ्लुएंजा A, B, C और D। तो पहला वाला करेक्ट हो गया। यह वायरस मुर्गियों में, बत्तखों में, टर्की सहित घरेलू मुर्गियों को संक्रमित कर सकता है, और थाईलैंड के चिड़ियाघरों में सुअरों को, बिल्लियों, यहाँ तक कि बाघों में भी H5N1 संक्रमण की खबरें मिली हैं, यानी बर्ड फ्लू की। देखिए, इन्फ्लुएंजा ए वायरस को 2 प्रकार के प्रोटीन HA और NA के आधार पर 18 HA और 11 NA उप प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? भारत के कृषि निर्यात विकास में 2 बड़े योगदानकर्ता चावल और चीनी हैं, और भारत कपास के शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक बन गया है। शुद्ध निर्यातक यानी पहले एक्सपोर्टर था, अब इंपोर्टर बन गया, अब मंगा रहा है ज़्यादा। चावल और चीनी है या गेहूँ चावल है? चावल और चीनी का एक्सपोर्ट है सबसे ज़्यादा भारत में। और दूसरा वाला भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो अप्रैल 2022 में कृषि निर्यात मूल्य अप्रैल
दिसंबर 2021 के दौरान 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 7.9 अधिक रहा। हालांकि अप्रैल 2021 के 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अप्रैल से दिसंबर 2022 में आयात 15.4% बढ़ा। नतीजन कृषि व्यापार खाते पर अधिशेष में और कमी आई। भारत के कृषि निर्यात विकास में दो बड़े योगदानकर्ता चावल और चीनी रहे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि भारत कपास के शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक बन गया है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। मारबर्ग वायरस से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है यूपीएससी सिविल सेवा में। देखिए, मारबर्ग वायरस रोग यानी एमबीडी, मारबर्ग वायरस डिसीज के संबंध में दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, मारबर्ग वायरस एक असामान्य लेकिन गंभीर वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो विशेष रूप से केवल मनुष्य को प्रभावित करता है। अब ये केवल जो लगा रहता है ना, ये बाउंड कर देता है, फिर सही होगा या गलत होगा। यह रोग मारबर्ग वायरस के कारण होता है जो फाइलो वायरस परिवार का डीएनए है, डीएनए वायरस है। अब या तो केवल की वजह से कटेगा प्रश्न, ये डीएनए वायरस, ये आरएनए वायरस हो सकता है। तो मारबर्ग वायरस जो है मनुष्य को भी प्रभावित करता है और गैर मनुष्य को भी प्रभावित कर सकता है, यानी प्राइमेट्स को भी ये प्रभावित कर सकता है, यानी बंदरों को, लंगूर को, चिंपैंजी को। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, केवल वाले स्टेटमेंट अधिकतर गलत ही बचता है। यह रोग मारबर्ग वायरस के कारण होता है, ठीक है इतना, जो फाइलो वायरस परिवार का आरएनए वायरस है, डीएनए नहीं है। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो सही पूछा, सही कोई है नहीं इसमें, डी है इसका आंसर, ना तो एक ना तो दो। देखिए, मारबर्ग वायरस रोग या मारबर्ग वायरस डिसीज एक दुर्लभ परंतु गंभीर रक्तस्रावी बुखार है जो मनुष्य और गैर मनुष्य यानी प्राइमेट्स दोनों को प्रभावित करता है। तो पहला वाला गलत है। इबोला वायरस की 6 प्रजातियां फाइलो वायरस परिवार की एक मात्र अन्य ज्ञात सदस्य हैं। देखिए, एमबीडी मारबर्ग वायरस रोग या डिसीज मारबर्ग वायरस के कारण होता है जो कि फाइलो वायरस परिवार का एक आनुवंशिक रूप से विशिष्ट जूनोटिक आरएनए वायरस है, ना कि डीएनए। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। ठीक है, जूनोटिक यानी जानवरों से इंसानों में जाने वाला। तो 15 प्रश्न ऐड किए गए थे ये, क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, 150 से 200 शब्दों तक की है। इनकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। और इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। यूट्यूब के बेल आइकन को प्रेस जरूर रखिएगा। एक लाइक आप कर सकते हो। और बिल्कुल 28-29 दिन केवल बचे हैं परीक्षा के। तो ऐसा नहीं है कि केवल करंट अफेयर्स ही पढ़ोगे, आप जीएस को भी पढ़ते रहिए, ठीक है। वरना मत्त विलास प्रसन्न किसने लिखी थी? महेंद्र वर्मन प्रथम की जगह नरसिंह वर्मन प्रथम लगा दोगे। तो जीएस भी पढ़नी है, उसका भी रिवीजन साथ साथ चलना है, और करंट भी पढ़नी है, क्योंकि जीएस तो 120 प्रश्न आएंगे और करंट के तो बस 30 प्रश्न है। अब इनको ही पढ़ते रहेंगे तो ये तो फिर भूल जाओगे, सिलेक्शन तो इससे होगा। चलिए।